हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम एनसीईआरटी कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा देखो नाम से ही पता लग रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या आप इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। बेटा यहाँ पे विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं I से, आवेश को डिनोट करते हैं Q से और समय को T से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे दे सकते हैं, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। भाई एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, किसी भी कोई भी पथ हो गया, उस पथ में एक सेकंड में कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अभी यहाँ पे बेटा बात करते हैं कि यदि समय अति अल्प हो, बहुत कम हो, इस स्थिति में अपन इस फॉर्मूले को इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं, डेल आई बराबर लिमिट डेल टेन टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल आई लिमिट डेल टेन टू 0 बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसका मतलब बेटा कि जो समय अंतराल है, समय है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि अपन इस लिमिट को हटाना चाहिए तो अपन इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, डेल आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जो सूत्र, मुख्य सूत्र हो गया आई बराबर क्यू अपॉन टी और ये डेल आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है। तो विद्युत धारा की इसकी राशि की बात करते हैं बेटा, राशि। तो विद्युत धारा जो राशि है वो होती है बेटा अदिश। यह एक ऐसी राशि है, एक ऐसी अपवाद है जिसमें अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होती है, दिशा और परिमाण दोनों पता होते हुए एक अदिश राशि होती है। क्योंकि कारण है इसका, यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। इसके मात्रक की बात करें बेटा तो विद्युत धारा एक मूल राशि है, मूल राशि है। तो इसका जो मात्रक होता है बेटा होता है एम्पियर। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर। यदि इसकी अपन बीमा निकाले तो इसकी जो बीमा निकल कर आती है वो आती है A1। बीमा क्या आती है इसकी, A1। इसके बाद बेटा बात करें अपन यहाँ पे जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में, जो विद्युत धारा की दिशा होगी, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो होती है बेटा धन आवेश की तरफ। इसकी जो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो होगी धन आवेश की तरफ। और ये जो विद्युत धारा की दिशा है ये ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है, ऋण आवेश की विपरीत दिशा में। ऋण आवेश की कौन सी दिशा में होगी, विपरीत दिशा में। तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो धन आवेश की दिशा में, ये जो फ्लो होता है करंट वो धन आवेश की दिशा में होता है और ऋण आवेश की विपरीत दिशा में। इसके बाद में बेटा बात करेंगे अपना अगला जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, धारा घनत्व, इसको बेटा डिनोट करते हैं J वेक्टर से। धारा घनत्व बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी नीट 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया था धारा घनत्व से। धारा घनत्व का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा
अपॉन क्षेत्रफल, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। तो J का वेक्टर बराबर आ जाएगा I अपॉन A, और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो n क्या है यहाँ पे एकांक सदिश, एकांक सदिश। यहाँ पे n क्या होगा बेटा एकांक सदिश। तो J वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा I अपॉन A। इसकी जो डेफिनेशन निकल कर आती है बेटा इस सूत्र से निकल कर आती है। इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा यहाँ पे देखो देना सीखता हो बेटा। परिभाषा क्या होती है, प्रति एकांक, प्रति का मतलब होता है बटे में जो भी क्या बोलते हैं प्रति। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को ही, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। इसकी जो परिभाषा क्या बन जाएगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। अब यहाँ पे बेटा इसकी राशि की बात करेंगे तो विद्युत धारा, इसके मात्रक निकले बेटा, मात्रक। इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसके बाद में इसकी जो बीमा निकाले, इसकी बीमा हो जाएगी बेटा L-2A1। इसकी जो बीमा निकल कर आएगी वो क्या जाएगी, L-2A1। तो यहाँ पे धारा घनत्व हो गया। तो इसकी जो डेफिनेशन सब कुछ सूत्र से आती है बेटा। इसके बाद में इससे रिलेटिव एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में ये माना बेटा, एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 6 एम्पियर तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 12×10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो उस चालक तार का घनत्व क्या हो। अपने पास एक एग्जांपल ले रहा है, क्या कह रहा है बेटा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी है, 6 एम्पीयर तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 12×10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो उस चालक तार में घनत्व, यहाँ पे धारा घनत्व पूछ रहा है तो अपने को पता है सूत्र क्या होता है बेटा, दिया क्या है यहाँ पे I बराबर दे रखा है 6 एम्पीयर, और A का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 12×10⁻² मीटर स्क्वायर। अपने को निकालना है बेटा J। तो J का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, J बराबर I अपॉन A। J बराबर क्या होता है, I अपॉन A। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो I का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6। A का जो मान है वो कितना है, 12×10⁻²। यहाँ पे कट जाएगा 2 पर, तो J बराबर आ जाएगा 1/2×10⁻²। ये नीचे का हाथ प्लस के ऊपर आएगी तो माइनस की। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 0.5×10⁻²। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले बेस पर कई बार अपने को बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेटा धारा घनत्व से रिलेटिव एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद में आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें तो आगे वाला जो अपना अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपवन वेग। अपवन वेग ऐसे बेटा बोल दो अनुगमन, अनुगमन वेग। जैसे बोल दो बेटा अफवाह वेग, कई बार हो जाती है ना अफवाह वेग, अफवाह, अफवाह वेग, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो सिंबल होता है वो होता है v। क्या होता है बेटा, v। अब यहाँ पे मैं इसको एक चित्र बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक चालक ले लिया, मान लो
ये क्या है, चालकता। यहाँ पे क्या लिए, चालक तार लेंगे बेटा। जैसे इस चालक तार को सिरों पर अपन जैसे यहाँ प्लस माइनस बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे कुंजी को जैसे ऑन करेंगे तो इस चालक तार के सिरों पर क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, V उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा, उत्पन्न हो जाएगा। इसकी जो परिभाषा निकल कर आएगी वो क्या आएगी, जब किसी चालक तार के सिरों पर V विभवांतर उत्पन्न किया जाता है या V विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें चालक तार में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक नियमित वेग से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। तो इस जो ये नियमित वेग से जो गति कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, अपवहन वेग। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी चालक तार के सिरों पर V विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से गति करने लगते हैं। इस नियमित वेग से जो गति कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, अपवहन वेग। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूँ बेटा मैं। जब किसी चालक तार के सिरों पर V विभवांतर या विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से गति करते हैं। इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। क्या हो जाएगा कि जब किसी चालक तार के सिरों पर जैसे V विभवांतर आरोपित करेंगे, जैसे चालक तार जोड़ेंगे तो जोड़ने पर उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, तो विभवांतर उत्पन्न होने पर जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक नियमित वेग से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं और उस वेग को क्या कहेंगे, अपवहन वेग। फिर यहाँ पे बेटा हम जानते हैं कि जैसे ही कोई भी चालक है उस चालक पर जो आवेश वाहक होते हैं, चालक में जो आवेश वाहक रहते हैं, आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आवेश वाहक रहेंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जैसे बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति रहेगी, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। इसे बोलते हैं जिगजैग। पहले किटिंग भी चली थी जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है छोटी बड़ी, इस प्रकार से कई बार अधिक, कई बार कम, कई बार अधिक, कई बार कम, इस प्रकार से गति करते रहते हैं। तो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन में यदि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु से टकराएंगे, टकरा कर क्या करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, मतलब इधर उधर गति करेंगे। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं जिगजैग गति। अब बेटा जैसे टक्कर होगी तो जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो पथ होता है वो हमेशा रेखीय पथ होता है। कौन सा पथ रहेगा, रेखीय पथ। दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो पथ रहता है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होगी तो टक्कर में जो पथ रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, रेखीय। मतलब एक सरल रेखा में रहेगा, ऐसे नहीं वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, कहीं भी एक सीधा पथ बनाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो पथ रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा रेखीय पथ रहेगा। इसके बाद में बेटा बात करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है,
इनके मध्य की जो दूरी होती है, इसके मध्य तय की गई औसत दूरी होती है। इनके मध्य, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन हो गए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो औसत दूरी तय करेंगे, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? औसत माध्य मुक्त पथ। क्या कहेंगे? औसत माध्य मुक्त पथ। मतलब इन दोनों के मध्य की जो दूरी रहेगी, प्रथम इलेक्ट्रॉन और द्वितीय इलेक्ट्रॉन के मध्य की एक औसत दूरी रहेगी, उसे क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ करेंगे। अब यहाँ पे एक आता है बेटा विश्रांति काल। इसी में क्या आता है? विश्रांति काल। इसी में आएगा विश्रांति काल। विश्रांति काल, तो विश्रांति काल की बात करेंगे बेटा। विश्रांति काल समय को डिनोट करता है। तो विश्रांति काल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मध्य, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की तो आपस में टक्कर होगी, तो उन टक्कर के मध्य जो समय लगता है उस समय को कहते हैं विश्रांति काल। तो क्या हो जाएगा? दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के मध्य लगा समय क्या कहलाएगा? विश्रांति काल। भाई पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दोनों के मध्य टक्कर होगी, टक्कर होने में जो औसत समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? विश्रांति काल। तो विश्रांति काल का जो सिंबल होता है वो होता है टाउ। विश्रांति काल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? टाउ होता है। इसके बाद में बेटा बात करते हैं, यदि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति रहे तो किस प्रकार से गति होगी, औसत वेग क्या होगा? तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इनके मध्य जो औसत वेग आता है, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत वेग शून्य होता है। बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति रहेगी तो औसत वेग क्या रहेगा? शून्य। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे u का औसत निकालते हैं तो u का औसत बराबर u1 का वेक्टर प्लस u2 का वेक्टर प्लस u3 का वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस un का वेक्टर बटा n। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो बराबर कितना आ जाएगा? शून्य। तो कहने का मतलब सीधी बात है कि बेटा बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति रहेगी, यदि बाह्य क्षेत्र प्रेजेंट रहेगा, सॉरी अनुपस्थित, एब्सेंट रहेगा, बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित रहता है, मतलब बाहर से कोई क्षेत्र नहीं लग रहा, उस समय जो औसत वेग आता है इलेक्ट्रॉनों का वो कितना रहेगा? 0। लेकिन यदि उपस्थित है, बाह्य क्षेत्र उपस्थित है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो विद्युत जो वेग होगा, इसका जो औसत वेग है वो शून्य नहीं होगा। यहाँ पे यदि बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित है तो औसत वेग कितना हो जाएगा? शून्य होगा, और उपस्थित है तो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर आगे बढ़ते हैं और आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे सभी चीज़ों के।